बच्चों आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन थ्रू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने और क्वेश्चन करने से ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। बहुत सिंपल सा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी आपको पता हो वो आप लिख लो, चाहे आप इसको मन में बना लो, ठीक है, चाहे आप इसको कहीं पे लिख लो। ये आया था 1 मार्क में, ठीक है। तो कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है, 2015 में आया था दिल्ली में, दिल्ली का पेपर अलग भी आता है। तो 2015 में 1 नंबर है क्वेश्चन, इसका मतलब बहुत हैवी सॉल्विंग नहीं होगी, ठीक है। आजकल वो हैवी ड्राइवर भी चल रहा है ना, तो हैवी सॉल्विंग यहाँ पे नहीं होगी। तो क्या गिवन है इसमें, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज भी किया है, बताएंगे जब सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स हमको याद होना चाहिए। फ्लक्स जो होता है वो होता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी ए या डी एस, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गॉस थ्योरम कहती है दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे Q जो है ये है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, वर्ड याद रखना, दिस इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो हमको पता होना चाहिए, राइट। तो अब हमको, और ये गॉस थ्योरम है ये भी याद रखना, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। और गॉस थ्योरम रिवाइज करते हैं, तो गॉस थ्योरम कहती है कि द नेट फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स या 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। और ये चार्ज जिस भी सरफेस पे होगा उसके बाउंड्री पे नहीं होना चाहिए, वर्ड्स याद रखना, दिस चार्ज शुड नॉट बी एट द बाउंड्रीज। ऐसा ना हो कि आधा ऊपर आधा नीचे हो, राइट। तो जल्दी से एक बार गॉस थ्योरम आप लोगों ने, आई होप सबने रिकॉल कर लिया होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या रखा गया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल इससे याद करते हैं, डाइपोल होता है अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, वर्ड याद रखना, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि अगर एक डाइपोल हमको दिया हुआ है, इधर प्लस Q है, इधर माइनस Q है, और ये डिस्टेंस 2L माना है, आप x भी मान सकते हो, L भी मान सकते हो, वो डेरिवेशन में याद करो, डेरिवेशन ना गड़बड़ होने पाए इसलिए हम लोग ये 2L मानते थे, गड़बड़ नहीं होता था, थोड़ा एक 1/2 का फैक्टर आ जाता था। तो डाइपोल मोमेंट जिसको हम P से दिखाते हैं ये होता है Q इंटू 2L या फिर 2QL भी आप लोग कह सकते हो, वो 2 का फैक्टर कंफ्यूज ना करें इसलिए Q इंटू 2L मैंने लिखा है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, बहुत सिंपल, ठीक है। अब इसमें एक चीज और हमको याद रखनी है यहां पे कि डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। अभी क्योंकि इतना अपने पास समय नहीं होता रिवीजन के टाइम पे, ये क्लासरूम का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, राइट। तो हम लोग ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, 2 टॉपिक्स हमारे रिवाइज हो गए, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको निकालना है डाइपोल मोमेंट जिसका दिया हुआ है एक डाइपोल का, और हमको निकालना है दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डाइपोल, अब सोचो ये एक डाइपोल रखा था, ठीक है, इसको हम एक ऐसे गॉसियन सरफेस में बंद कर देते हैं, ठीक है, जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर ऑन ऑल द प्लेन्स, ठीक है, सारे साइड्स 1 सेंटीमीटर के हैं। वर्ड याद रखना, अंदर नेट चार्ज कितना है, भाई हमको पता है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज हम जानते हैं प्लस Q और माइनस Q को ऐड करोगे तो 0 आएगा। यानी जब भी डाइपोल रखा होगा अंदर तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या देयर इज नो फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो आंसर आएगा, भाई क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, अब आंसर इसका लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका आंसर होगा सिंस द नेट चार्ज, वर्ड याद रखना,
द नेट चार्ज, ठीक है, चार्ज नहीं नेट चार्ज होता है, ठीक है, सिर्फ चार्ज भी लिखो, कॉमन सेंस वही कहता है हमारा। सिंस द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इज 0, वर्ड याद रखना, नेट चार्ज एनक्लोज जो है वो क्या है, वो 0 है। तो वी विल राइट phi e इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां Q क्या होता है, एनक्लोज्ड वाला चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मैथ में भी लिख सकते हो। एक नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा एक लाइन और हम लोग लिखेंगे। आई होप सबको ये वाला क्लियर हो गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, I'll clear the board, I'll pause the video, I'll clear the board and we'll move on to the next question. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q आर सस्पेंडेड फ्रॉम बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि दो बॉल्स हैं, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, बनाने से अच्छा इसको इमेजिन कर लो, ठीक है। टू इक्वल बॉल्स, यहाँ इक्वल इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, टू सिमिलर बॉल्स होना चाहिए, बॉल्स इक्वल थोड़ी होती है, उनके मास इक्वल हो सकते हैं, खैर अंग्रेजी पढ़ना नहीं है। तो दो बॉल्स हैं जिनका मास सब कुछ एक जैसा है, हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आर सस्पेंडेड बाई टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो दो स्ट्रिंग से लटके हैं, दोनों की लेंथ बराबर है। What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? दोनों के बीच में हमने प्लास्टिक शीट लगा दी, और अगर आप लोगों को कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स याद हो तो इंसुलेटिंग शीट, प्लास्टिक शीट इज इंसुलेटिंग शीट, इंसुलेटर्स प्लास्टिक ये होते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो याद करो सबसे पहले यहां पे प्लास्टिक शीट इंसर्ट हो रही है और पूछा व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स। देखो कॉमन सेंस कहता है दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में रहेंगी, पर हमको यहां पे 11th का क्वेश्चन थोड़ी ना दिया गया है, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन कि इनकी बीच की फोर्स। और कॉमन सेंस क्या कहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कौन सी फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इनके बीच में लगने वाली कुलम्बियन फोर्स। तो ऑब्वियसली हमको पता है F का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों पे बराबर है, भी Q1 Q2 लिख देते हैं, अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पहले। हमको कूलम्स लॉ तो ऑलरेडी पता है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, तो ठीक है। और आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक में कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाती है तो फिर दिस जो फोर्स होती है इट बिकम्स F इक्वल्स, पहले अगर F नॉट फोर्स थी तो अब ये 1/k टाइम, अगर पूरे में आ गई तो 1/k, नहीं तो वो एक बड़ा वाला फॉर्मूला याद करो, वो भी मैं लिखता हूं, वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K, यानी कि कुछ भी हो, अगर एक इंसुलेटिंग शीट आई बीच में तो देयर विल बी सम डिक्रीज इन द फोर्स। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो मैंने आपको बताया था समझने के लिए, ठीक है। एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, प्लास्टिक के लिए K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की, एयर ऑब्वियसली वैक्यूम से ज़्यादा ही होगी। तो ये वाला फॉर्मूला तो सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर एज, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, 2014 में पूरे इंडिया में आया था, एज F इक्वल्स F नॉट बाई K, ठीक है। यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक कोई आ जाता है तो 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाती है फोर्स, या 1/k टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द फोर्स बिटवीन द बॉल्स डिक्रीजेस, ठीक है। एक मैंने बुक, आई विल नॉट नेम द बुक, बट आई हैव इवन सीन दैट दिस रिमेन्स सेम या दिस बिकम्स 0, ठीक है। बहुत सारे आंसर देखें, दिस इज द प्रॉपर आंसर, ठीक है। अगर बीच में प्लास्टिक शीट आ गई तो इन पे लगने वाली फोर्स 1/k टाइम्स हो जाएगी, यानी कि द फोर्स विल डिक्रीज, ठीक है, द फोर्स विल डिक्रीज, राइट। और यही अगर प्लास्टिक की जगह, मैं अपनी ओर से क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है,
मान लो प्लास्टिक की जगह एक मेटल शीट आती, तब क्या होता? मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। मेटल्स के लिए K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ये भी आपको याद रखना है। मेटल्स के लिए K की वैल्यू है इनफाइनाइट, तो आप लोग वैल्यू अब रख करके खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो रिवीजन थ्रू न्यूमेरिकल दूसरा क्वेश्चन हो गया। आई अगेन इरेज द बोर्ड एंड विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि वाई इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। आपने मैग्नेटिक लाइंस में पढ़ा है, दे आर ऑलवेज क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व्स। ये कॉन्टिन्यूस तो होते हैं बट क्लोज्ड जरूरी नहीं है, यानी क्लोज ना हो तो भी चलेगा। ऐसा क्यों? तो इसका सॉल्यूशन, आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, आपको उनकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। 6-7 प्रॉपर्टीज थी, दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। एंड उसी में एक प्रॉपर्टी थी, दे आर नॉट क्लोज्ड कर्व्स। द रीजन, चलो लिखते हैं, सिंस आइसोलेटेड चार्जेस कैन बी फाउंड इन नेचर। इसको नटूरे मत पढ़ना, ये नेचर है, ठीक है। यही रीजन है बस, क्योंकि आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल सकते हैं, यानी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इस वजह से भाई अगर सिर्फ यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ तो इससे निकलने वाली लाइंस क्या वापस पॉजिटिव पे आनी चाहिए? नहीं, यही तो प्रॉपर्टी है, दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो इस तरह की जो लाइंस बन गई, अगर ये नेगेटिव होता तो सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो जाता। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज या अ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑफ दीज लाइंस विल डिफर, ठीक है। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन था ये, वाई इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भाई हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ओके। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2014 में दिल्ली में आया था ये, ठीक है। एंड इट वाज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें थोड़ा सा हमारे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कह सकते हो, वेक्टर फॉर्म 5 × 10⁻³ आई कैप। अब ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होता है? अगर ये तीनों एक्सेस हैं, ये है आई, ठीक है। एक्स, वाई और जेड एक्सेस आपको पता है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सेस, ठीक। और कह रहा है इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, यानी कि फ्लक्स निकालना है हमको थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर की साइड है, सॉरी 10 सेंटीमीटर की साइड है, कॉमन दिस, whose plane is parallel to YZ axis। बड़ा खतरनाक काम, ध्यान से देखो भाई। तो हमको पता है, सॉल्यूशन लिखते हैं, बहुत सिंपल आंसर होगा इसका 2 पार्ट में, ठीक है। पहले तो कह रहा है YZ के पैरेलल हो उस साइड से, ठीक है। दूसरी चीज जो हमसे पूछी जा रही है, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं। तो दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल विद 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब समझो, पहले एक स्क्वायर था, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ आप लोग को थोड़ा सा, वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है, आप लोग को सबको पता है ऑलरेडी, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगी। लियोनार्डो दी विंची तो नहीं, लेकिन लियोनार्डो दी कैप्रियो के बराबर तो मेरी ड्राइंग हो ही सकती, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, बहुत ही बुरा सा, ठीक है, जितने बुरे हालात चल रहे हैं देश के, और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। और कह रहा है, देखो वैसे तो अगर कॉमन सेंस लगाओ तो देखो ये एक स्क्वायर है, इस तरह का अगर स्क्वायर होगा तो हमारे, मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हूँ ऐसे, ठीक है, या इस तरीके से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे जा रही है, ठीक है। तो एक साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में, तो देखो इस वाले एरिया के साथ आप लोग को पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए। अभी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे थीटा लेते हैं,
और थीटा किस एंगल के साथ लिया जाएगा, किस एंगल के नहीं, किस प्लेन के साथ लिया जाएगा। तो ध्यान से देखो, दिस एरिया इज एरिया वेक्टर, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो ये एरिया वेक्टर की बात करते हैं। तो भाई अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है, बहुत सिंपल था, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ऐसे है और ऐसे, ठीक है। तो और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो यहाँ पे इस वाली साइड पे देखो, ऐसे पूरा बॉक्स है मेरे पास, इस वाली साइड पे ऊपर की ओर को एरिया वेक्टर होगा और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है 90 डिग्री, cos 90 0, ऐसे ही 4 साइड हो जाएंगी। जो मेन हमको साइड है वो बचेगी जिसका एंगल 0 डिग्री आएगा। तो YZ प्लेन देखते हैं सबसे पहले, YZ प्लेन क्या बला है। तो ध्यान से देखो, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, और ऐसे बाहर की ओर यानी कि ऐसे आपको, ये अगर y है, ये x है, तो ये हो गई z एक्सिस, ठीक है। अब 3D में तो हम बना नहीं सकते, तो कुछ इस तरह का बना देते हैं छीछा लेदर करके, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। कह रहा है YZ एक्सिस, YZ एक्सिस यानी कि ये, तो हमारे देखने पे ये जो सामने वाली साइड है, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल बी द प्लेन, यानी कि अगर ऐसे फील्ड आ रही है तो ये वाला प्लेन होगा। इसको समझो पहले भाई, YZ प्लेन जो है मैथ वालों को तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, हो सकता है ना भी है। तो भाई बिल्कुल परपेंडिकुलरली आ रहा है, तो यहाँ एंगल लेंगे 0 डिग्री, वैसे 180 डिग्री भी आप ले सकते हो, बट क्योंकि ये पूछा गया है फ्लक्स जितना आ रहा है उतना ही जा भी रहा है, तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि जो आ रहा है जा रहा है, जो 0 होना चाहिए, बट एक साइड की बात करते हैं क्योंकि एक ही साइड दी हुई है। तो यहाँ पे पहले केस में, ठीक है, यहाँ पे पहला केस जो है ये हो जाएगा EA cos 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिंस I कैप मेक्स 90 डिग्री विथ YZ प्लेन। अब देखो यहाँ पे समझने वाली जो बात है, अगर ये YZ प्लेन है ऐसे, ठीक है, और ये I कैप है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन थीटा किसके साथ लेते हैं, थीटा हम लेते हैं इस वाले सरफेस में, यानी कि अगर ये एंगल ऐसे पास हो रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई ऐसे गई, तो इस जगह पे जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर को आ रही है, ऐसे मान लेते हैं ये सरफेस है, तो एरिया वेक्टर भी बाहर को, तो दोनों हो गए पैरेलल, तो यहाँ एंगल लेंगे 0 डिग्री, ठीक है। तो कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है कि हमको एंगल कितना लेना है, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि YZ के साथ 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात होती है, तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस YZ प्लेन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर I की जगह हम E लिख लें तो बेटर होगा, E मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद एरिया वेक्टर, ठीक है। E जो है ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर के साथ, बहुत सिंपल, राइट। अब ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो पहले वाले केस में फाई E की वैल्यू, E कितना था, 5 × 10⁻³ A कितना था, A निकालने के लिए हमको 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 0.1 मीटर, कॉमन सेंस आता होगा सबको। और एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी कि 0.1 × 0.1 दैट इज 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर बनाना बहुत ज़रूरी। और cos 0, ठीक है, ये हो जाएगा फाई E की वैल्यू रखते हैं, ध्यान से देखना, 50, 10⁻³ 10⁻⁻², 10 बचेगा, ये आ गया 50। अब सबसे खतरनाक टॉपिक, यहाँ तक तो सबको आ गया भाई, मैथ है हमने लगा ली, पर यही नहीं याद है इसकी SI यूनिट क्या है। तो SI यूनिट होगी इसकी वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अरे भाई ये न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, दैट इज राइट इज रिवीजन,
राइट। तो ये तो हो गया ब्रैकेट बंद। हाँ, ये हो गया पहले वाले केस का आंसर। आंसर को हमेशा डब्बे में बंद कर लो। जैसे एप्पल वाले एनवायरनमेंट बचाने के लिए चार्जर हटाते हैं लेकिन सब कुछ डब्बे में बंद भेजते हैं, वैसे ही इसको भी ऐसे कर लो। हो सकता है डब्बा भी हट जाए थोड़े दिन में, या सिर्फ डब्बा मिले। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं भाई। सेकेंड पार्ट देखो ध्यान से। अगर 30 डिग्री का एंगल है, थीटा की जगह क्या रख देंगे 30 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की। इतना समय नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग, समय धन है, धन है नहीं, समय भी नहीं। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि 5 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर -2, और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू छोटे छोटे बच्चों को भी याद है, तो cos 30 की वैल्यू रख देते हैं। नहीं याद है तो √3/2 होती है। आंसर आ जाएगा 2.5। तो इसका आंसर आ गया 5e। सेकेंड वाले केस का बता रहा हूं मैं, 25√3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तरीका आपका है, जैसे आप चाहो लिखो। सिंपल है, वैल्यू रखनी है केवल, ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज गॉस थ्योरम। तो ऐसे ही जब नेक्स्ट हम लोग रिवीजन करेंगे तो इसमें इसके और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट ऑन द कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टर्न।